रूपा सिन्हा ने शालिनी गुप्ता की चेतावनी सुनकर भौहें सिकोड़ ली। उसे गुस्सा आ रहा था। मैं वैम्प क्यों? ये क्या मतलब कि मैंने अभय सिन्हा को बहकाया? शालिनी को बोलने का हक क्या था? वो तो बस हिम शिखर कॉर्पोरेशन की सीईओ थी, अभय की बॉस। उसे चेतावनी देने वाली कौन होती थी? रूपा को बुरा लगा। उसने अभय को किस किया, उसे पसंद करती थी। ये उसका पर्सनल मसला था। शालिनी को क्या प्रॉब्लम थी? शालिनी गुप्ता, तुम रिस्पेक्टेड इंसान हो, जरा अपनी जुबान संभालो। मैं वैम्प कैसे हुई? अगर तुमने क्लियर नहीं किया तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर सकती हूं, रूपा ने गुस्से में कहा। वो भी भड़क चुकी थी। तुम वैम्प हो क्योंकि तुमने अभय को किस किया, शालिनी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसने रूपा को सीधे वैम्प करार दे दिया। रूपा इतना गुस्सा हुई कि वो हंस पड़ी। उसने इतना दबंग इंसान कभी नहीं देखा था। उसने ठंडे लहजे में कहा, अभय मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे किस क्यों नहीं कर सकती? बॉयफ्रेंड? तुम उसे बॉयफ्रेंड कैसे बोल सकती हो? शालिनी को रूपा की बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो मेरा हस्बैंड है, शालिनी ने अभय की तरफ इशारा करते हुए कहा। रूपा ने उसे इतना भड़का दिया था कि उसने अपने रिश्ते का खुलासा कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि लोग उनके हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते को जाने, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। रूपा को रोकने के लिए उसने बता दिया कि अभय उसका हस्बैंड है। क्या? अभय तुम्हारा हस्बैंड है? रूपा सन्न रह गई। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें फटी की फटी रह गई। तुमने कहा अभय तुम्हारा हस्बैंड है? रूपा ने अविश्वास में अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा। शालिनी देख सकती थी कि रूपा को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पूर्वांचल शहर के नंबर 1 ब्यूटी एक सेल्स पर्सन से शादीशुदा? कोई भी यकीन नहीं करेगा। शालिनी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अभय से पूछ लो। रूपा ने भौहें सिकोड़कर अभय की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसकी नजरों में ढेर सारी फीलिंग्स थी। शालिनी ने जो कहा वो सच है, हम शादीशुदा हैं, अभय ने धीमी आवाज में कहा। वो रूपा से झूठ नहीं बोलना चाहता था, और शालिनी पास में थी तो झूठ बोल भी नहीं सकता था। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ शालिनी, रूपा और उसने ही सुनी। हॉल में बाकी लोग दूर थे। वो बस तीनों को बात करते देख रहे थे, लेकिन कुछ सुन नहीं पाए। शादीशुदा, अभय ने कहा कि वो शालिनी से शादीशुदा है, वो उसका हस्बैंड है। रूपा का चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया। ये खबर उसके लिए जबरदस्त झटका थी। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरा दिल दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, रूपा ने अपने सीने को पकड़ते हुए सोचा। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था और उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। धड़ाम, रूपा का शरीर डगमगाया और वो जमीन पर गिर पड़ी। वो बेहोश हो गई। खबर का शौक इतना बड़ा था कि वो बेहोश हो गई। रूपा, अभय के चेहरे पर घबराहट उभरी। उसने जल्दी से रूपा को उठाया। उस वक्त रूपा बेहोश थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। खून की एक बूंद नहीं दिख रही थी। वो अपनी यूजुअल चार्मिंग वाइब से बिल्कुल अलग लग रही थी। अभय जानता था कि यह खबर रूपा के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। वो इसे हैंडल नहीं कर पाई। यंग मिस बेहोश हो गई। फू सिन्हा का चेहरा बदल गया जब उसने रूपा को बेहोश देखा। सिन्हा कॉर्पोरेशन के हाउसकीपर के तौर पर फू सिन्हा को पता था कि रूपा का बचपन से शरीर कमजोर था। उसका दिल कमजोर था। जब भी उसे गुस्सा आता वो बेहोश हो जाती थी। अभय और शालिनी की बातों ने रूपा को गुस्सा दिलाया और वो बेहोश हो गई। हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मिस को छूने की? फू सिन्हा ने गुस्से में अभय की तरफ बढ़ते हुए कहा। अभय ने सामने वाले बुजुर्ग को पहचान लिया। वो सिन्हा कॉर्पोरेशन का हाउसकीपर था। उसने शालिनी को बड़ा होते देखा था और उसकी बहुत फिक्र करता था। फू सिन्हा, मैं इलाज कर सकता हूं, मैं उसे होश में ला सकता हूं, अभय ने भौहें सिकोड़ कर कहा। हाँ, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। यंग मिस तुम्हारी बातों की वजह से बेहोश हुई। मैं तुम्हें उसका इलाज नहीं करने दूंगा। फू सिन्हा को अभय से गहरी नाराजगी हो गई थी। उसने उसे रूपा का इलाज करने से मना कर दिया। फू सिन्हा रूपा को अपनी पोती की तरह मानता था। उसके हिसाब से यंग मिस अभय की वजह से बेहोश हुई थी। वो इस लड़के की पिटाई करना चाहता था। उसे इलाज करने का तो सवाल ही नहीं था, और उसे यकीन नहीं था कि अभय को आयुर्वेद स्किल्स आती है। ये लड़का बस 20-22 का था। इसे आयुर्वेद स्किल्स कैसे आ सकती थी? यंग मिस बेहोश हो गई। यहां कोई डॉक्टर है? जल्दी आकर देखो, फू सिन्हा ने भीड़ से घबराते हुए पूछा। मुझे इलाज करना आता है, अचानक एक साफ आवाज आई। फू सिन्हा ने मुड़कर देखा तो एक हरे ड्रेस में खूबसूरत लड़की थी। तुम कौन हो?
क्या तुम्हें सचमुच इलाज करना आता है? फू सिन्हा को उसकी उम्र देखकर शक हुआ। मेरा नाम यानरान जाओ है। मेरे पापा पीपल्स हॉस्पिटल के जू जाओ है। मैंने उनसे कुछ मेडिकल स्किल्स सीखी है। मैं रूपा को देख सकती हूँ, उस खूबसूरत लड़की ने कहा। डायरेक्टर जू जाओ पूर्वांचल शहर में फेमस स्पेशलिस्ट है। हाँ, उनकी मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी है। उन्हें आउटस्टैंडिंग डॉक्टर का अवार्ड भी मिला है। यानरान जाओ डायरेक्टर जू जाओ की बेटी है। वो रूपा को ठीक कर सकती है। जू जाओ पूर्वांचल शहर में फेमस थे। ये सुनकर सब यानरान को तारीफ भरी नजरों से देखने लगे। ठीक है, यंग मिस को देखो और उसे होश में लाओ, फू सिन्हा ने घबराते हुए कहा और जल्दी से यानरान को रूपा के पास ले गया। उस वक्त रूपा का चेहरा सफेद था, उसकी भौहें सिकुड़ी थी और वो बहुत दर्द में लग रही थी। यानरान ने कोई लापरवाही नहीं की। उसने फटाफट अपना दाया हाथ रूपा की कलाई पर रखा। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा बदल गया। मामला काफी पेचीदा था। रूपा सिन्हा ने शालिनी गुप्ता की चेतावनी सुनकर भौहें सिकोड़ ली। उसे गुस्सा आ रहा था। मैं वैम्प क्यों? ये क्या मतलब कि मैंने अभय सिन्हा को बहकाया? शालिनी को बोलने का हक क्या था? वो तो बस हिम शिखर कॉर्पोरेशन की सीईओ थी, अभय की बॉस। उसे चेतावनी देने वाली कौन होती थी? रूपा को बुरा लगा। उसने अभय को किस किया, उसे पसंद करती थी। ये उसका पर्सनल मसला था। शालिनी को क्या प्रॉब्लम थी? शालिनी गुप्ता, तुम रिस्पेक्टेड इंसान हो, जरा अपनी जुबान संभालो। मैं वैम्प कैसे हुई? अगर तुमने क्लियर नहीं किया तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर सकती हूं, रूपा ने गुस्से में कहा। वो भी भड़क चुकी थी। तुम वैम्प हो क्योंकि तुमने अभय को किस किया, शालिनी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसने रूपा को सीधे वैम्प करार दे दिया। रूपा इतना गुस्सा हुई कि वो हंस पड़ी। उसने इतना दबंग इंसान कभी नहीं देखा था। उसने ठंडे लहजे में कहा, अभय मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे किस क्यों नहीं कर सकती? बॉयफ्रेंड? तुम उसे बॉयफ्रेंड कैसे बोल सकती हो? शालिनी को रूपा की बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो मेरा हस्बैंड है, शालिनी ने अभय की तरफ इशारा करते हुए कहा। रूपा ने उसे इतना भड़का दिया था कि उसने अपने रिश्ते का खुलासा कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि लोग उनके हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते को जाने, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। रूपा को रोकने के लिए उसने बता दिया कि अभय उसका हस्बैंड है। क्या? अभय तुम्हारा हस्बैंड है? रूपा सन्न रह गई। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें फटी की फटी रह गई। तुमने कहा अभय तुम्हारा हस्बैंड है? रूपा ने अविश्वास में अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा। शालिनी देख सकती थी कि रूपा को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पूर्वांचल शहर के नंबर 1 ब्यूटी एक सेल्स पर्सन से शादीशुदा? कोई भी यकीन नहीं करेगा। शालिनी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अभय से पूछ लो। रूपा ने भौहें सिकोड़कर अभय की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसकी नजरों में ढेर सारी फीलिंग्स थी। शालिनी ने जो कहा वो सच है, हम शादीशुदा हैं, अभय ने धीमी आवाज में कहा। वो रूपा से झूठ नहीं बोलना चाहता था और शालिनी पास में थी तो झूठ बोल भी नहीं सकता था। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ शालिनी, रूपा और उसने ही सुनी। हॉल में बाकी लोग दूर थे। वो बस तीनों को बात करते देख रहे थे, लेकिन कुछ सुन नहीं पाए। शादीशुदा, अभय ने कहा कि वो शालिनी से शादीशुदा है, वो उसका हस्बैंड है। रूपा का चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया। ये खबर उसके लिए जबरदस्त झटका थी। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरा दिल दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, रूपा ने अपने सीने को पकड़ते हुए सोचा। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था और उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। धड़ाम, रूपा का शरीर डगमगाया और वो जमीन पर गिर पड़ी। वो बेहोश हो गई। खबर का शौक इतना बड़ा था कि वो बेहोश हो गई। रूपा, अभय के चेहरे पर घबराहट उभरी। उसने जल्दी से रूपा को उठाया। उस वक्त रूपा बेहोश थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, खून की एक बूंद नहीं दिख रही थी। वो अपनी यूजुअल चार्मिंग वाइब से बिल्कुल अलग लग रही थी। अभय जानता था कि ये खबर रूपा के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। वो इसे हैंडल नहीं कर पाई। यंग मिस बेहोश हो गई। फू सिन्हा का चेहरा बदल गया जब उसने रूपा को बेहोश देखा। सिन्हा कॉर्पोरेशन के हाउसकीपर के तौर पर फू सिन्हा को पता था कि रूपा का बचपन से शरीर कमजोर था, उसका दिल कमजोर था। जब भी उसे गुस्सा आता वो बेहोश हो जाती थी। अभय और शालिनी की बातों ने रूपा को गुस्सा दिलाया और वो बेहोश हो गई। हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मिस को छूने की? फू सिन्हा ने गुस्से में अभय की तरफ बढ़ते हुए कहा। अभय ने सामने वाले बुजुर्ग को पहचान लिया। वो सिन्हा कॉर्पोरेशन का हाउसकीपर था। उसने शालिनी को बड़ा होते देखा था
और उसकी बहुत फिक्र करता था। फू सिन्हा, मैं इलाज कर सकता हूं, मैं उसे होश में ला सकता हूं। अभय ने भौहें सिकोड़ कर कहा। हाँ, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। यंग मिस तुम्हारी बातों की वजह से बेहोश हुई। मैं तुम्हें उसका इलाज नहीं करने दूंगा। फू सिन्हा को अभय से गहरी नाराजगी हो गई थी। उसने उसे रूपा का इलाज करने से मना कर दिया। फू सिन्हा रूपा को अपनी पोती की तरह मानता था। उसके हिसाब से यंग मिस अभय की वजह से बेहोश हुई थी। वो इस लड़के की पिटाई करना चाहता था। उसे इलाज करने का तो सवाल ही नहीं था, और उसे यकीन नहीं था कि अभय को आयुर्वेद स्किल्स आती है। ये लड़का बस 20-22 का था, इसे आयुर्वेद स्किल्स कैसे आ सकती थी? यंग मिस बेहोश हो गई। यहां कोई डॉक्टर है? जल्दी आकर देखो, फू सिन्हा ने भीड़ से घबराते हुए पूछा। मुझे इलाज करना आता है, अचानक एक साफ आवाज आई। फू सिन्हा ने मुड़कर देखा तो एक हरे ड्रेस में खूबसूरत लड़की थी। तुम कौन हो? क्या तुम्हें सचमुच इलाज करना आता है? फू सिन्हा को उसकी उम्र देखकर शक हुआ। मेरा नाम यानरान जाओ है। मेरे पापा पीपल्स हॉस्पिटल के जू जाओ है। मैंने उनसे कुछ मेडिकल स्किल्स सीखी है। मैं रूपा को देख सकती हूं, उस खूबसूरत लड़की ने कहा। डायरेक्टर जू जाओ पूर्वांचल शहर में फेमस स्पेशलिस्ट है। हाँ, उनकी मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी है। उन्हें आउटस्टैंडिंग डॉक्टर का अवार्ड भी मिला है। यानरान जाओ डायरेक्टर जू जाओ की बेटी है। वो रूपा को ठीक कर सकती है। जू जाओ पूर्वांचल शहर में फेमस थे। ये सुनकर सब यानरान को तारीफ भरी नजरों से देखने लगे। ठीक है, यंग मिस को देखो और उसे होश में लाओ, फू सिन्हा ने घबराते हुए कहा, और जल्दी से यानरान को रूपा के पास ले गया। उस वक्त रूपा का चेहरा सफेद था, उसकी भौहें सिकुड़ी थी और वो बहुत दर्द में लग रही थी। यानरान ने कोई लापरवाही नहीं की। उसने फटाफट अपना दाया हाथ रूपा की कलाई पर रखा। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा बदल गया। मामला काफी पेचीदा था। कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। यानरान जाओ का चेहरा थोड़ा बदल गया। मामला काफी मुश्किल था। मेडिकल फैमिली में पैदा होने की वजह से वो जानती थी कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज का इलाज कितना पेचीदा होता है। तुम्हारे पास कोई उपाय है? फू सिन्हा ने यानरान की सिकुड़ी भौहें देखकर घबराते हुए पूछा। उसने सारी उम्मीदें यानरान पर टिका दी थी। अगर वो रूपा को ठीक नहीं कर पाई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। कंजेनिटल हार्ट डिजीज का इलाज जितना लेट होता उतना ही शरीर को नुकसान होता। रूपा नवद्वीप के सिन्हा फैमिली की लाडली बेटी थी। अगर उसे कुछ हो गया तो फू सिन्हा को अपनी जान देकर माफी मांगनी पड़ती। सॉरी, अगर ये नॉर्मल बेहोशी होती तो मैं इलाज कर सकती थी, लेकिन कंजेनिटल हार्ट डिजीज की वजह से हुई बेहोशी का मैं इलाज नहीं कर सकती, यानरान ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने वेस्ट मेडिसिन पढ़ी थी। वेस्ट मेडिसिन में कंजेनिटल हार्ट डिजीज का इलाज सर्जरी से होता है, लेकिन वो लोग बैंक्वेट हॉल में थे, ऑपरेटिंग रूम में नहीं। उसके पास कोई उपाय नहीं था। अभय का दिल रूपा का पीला चेहरा और दर्द भरी शक्ल देखकर दुखने लगा। इस औरत ने उसे सब कुछ दे दिया था, लेकिन उसने उसे इतना गुस्सा दिलाया कि वो बेहोश हो गई। ये सब उसकी गलती थी। उसने इस औरत के साथ गलत किया। उस पल अभय को खुद से बहुत नफरत हो रही थी। हटो, मैं उसका इलाज करूंगा, अभय ने फू सिन्हा और यानरान से कहा। उसकी आवाज में बेचैनी थी। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी आयुर्वेद स्किल से रूपा को होश में लाएगा। उसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, तुम्हें इसका इलाज करना आता है? यानरान ने भौहें सिकोड़कर नाराजगी से कहा। फू सिन्हा ने भी अभय का रास्ता रोक लिया और उसे रूपा का इलाज करने से मना कर दिया। साफ था कि उसे यकीन नहीं था कि अभय रूपा को ठीक कर सकता है। उसे अभय से वैसे भी चिढ़ थी। अभय समझ गया कि दोनों को उस पर भरोसा नहीं था। उनका भरोसा जीतने के लिए उसे अपनी स्किल्स दिखानी थी। यह सोचकर अभय ने कहा, कंजेनिटल हार्ट डिजीज भ्रूण के विकास के दौरान दिल और महाधमनी में ब्लॉकेज या दिल की असामान्य संरचना की वजह से होती है। जिन्हें यह बीमारी होती है उन्हें गुस्सा या उत्तेजना से बचना चाहिए, वरना वो बेहोश हो सकते हैं। अरे, तुम्हें कंजेनिटल हार्ट डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी और लक्षण पता है? यानरान ने हैरानी से पलकें झपकाई। वो जानती थी कि ये स्पेशलाइज्ड मेडिकल नॉलेज थी जो सिर्फ मेडिसिन पढ़ने वालों को पता होती है। आम लोग इसे नहीं जानते। इसका मतलब अभय को आयुर्वेद का नॉलेज था। वो बकवास नहीं कर रहा था। फू सिन्हा, तुमने देखा ना कि मुझे सचमुच आयुर्वेद आता है। क्या तुम सचमुच रूपा को मरते देखना चाहते हो? अभय ने ठंडे लहजे में भौहें सिकोड़कर कहा। फू सिन्हा का चेहरा बदल गया। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि रूपा को कुछ हो। उसने अभय की बातें भी सुनी थी। लगता था इस लड़के को मेडिकल नॉलेज थी। रूपा के भले के लिए फू सिन्हा ने कहा
ठीक है, मैं तुम्हें इलाज करने दूंगा, लेकिन अगर यंग मिस को कुछ हुआ तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें पूर्वांचल शहर से बाहर फेंक दिया जाएगा। अभय ने फू सिन्हा की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। उस वक्त उसे सिर्फ रूपा को होश में लाने की फिक्र थी। उसने फू सिन्हा की धमकियों को सीरियसली नहीं लिया। वैसे भी फू ने उसे सिर्फ इसलिए धमकाया क्योंकि वो भी रूपा को बचाना चाहता था। अभय ने गहरी सांस ली और अपनी 9 सिल्वर सुइयां निकाली। उसने तेजी से रूपा के दिल के प्रेशर पॉइंट्स में सुइयां चुभाई। यानरान का चेहरा तब बदल गया जब उसने अभय को रूपा के कपड़ों के ऊपर से सुइयां चुभाते देखा। उसकी आंखें हैरानी से भरी थी। भले ही उसने वेस्टर्न मेडिसिन पढ़ी थी, लेकिन उसे आयुर्वेद की भी थोड़ी समझ थी। आयुर्वेद एक्यूपंक्चर में ज्यादातर कपड़े उतारने पड़ते हैं। सिर्फ बहुत स्किल्ड डॉक्टर्स ही कपड़ों के ऊपर से एक्यूपंक्चर कर सकते थे। उसने एक बार 80 साल के डॉक्टर को ऐसा करते देखा था। आम डॉक्टर ये नहीं कर सकते थे। ये अभय सिंह काफी स्किल्ड है, यानरान ने मन ही मन तारीफ की। 9 सिल्वर सुइयां रूपा के दिल के प्रेशर पॉइंट्स में चुभी थी और हल्के से कांप रही थी। ये अभय के कंट्रोल्ड मूव्स का नतीजा था। उसने सुइयां खास प्रेशर पॉइंट्स में चुभाई थी। सिल्वर सुइयों के जरिए एक गर्माहट रूपा के शरीर में दाखिल हुई और उसकी ब्लड वेसल्स खुल गई। संकरी नसें चौड़ी हो गई। रूपा को पहले बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अचानक उसे अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसका ब्लड फ्लो तेज हुआ और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गई। मैं कहां हूं? रूपा ने कंफ्यूज होकर पूछा। वो सिर्फ 2 मिनट में होश में आ गई थी। अभय ने देखा कि वो जाग गई है तो उसने फटाफट उसके दिल की 9 सिल्वर सुइयां निकाल ली। रूपा, तुम जाग गई, अभय ने इमोशनल होकर कहा। रूपा के बेहोश होने पर उसे एहसास हुआ कि ये औरत उसके लिए कितनी अहम है। इस औरत ने उसके दिल में खास जगह बना ली थी। काश मैं कभी जागी ही ना होती, रूपा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें दर्द से भरी थी। वो बहुत बहुत उदास थी। उसे बहुत दुख था कि जिस मर्द को वो पसंद करती थी वो शादीशुदा था। उसकी वाइफ शालिनी थी। वो उदास कैसे ना होती? सॉरी, अभय ने सिर झुकाकर माफी मांगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहे, बस माफी मांग ली। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। अब से हम अजनबी हैं। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, रूपा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा और वहां से चली गई। उसका चेहरा राख की तरह सफेद था और वो अकेली लग रही थी। वो टूट चुकी थी, बेबस थी। रूपा के शब्द हल्के थे। वो अभय के साथ अजनबी बनना चाहती थी और सब कुछ भूल जाना चाहती थी। लेकिन क्या वो सब कुछ भूल सकती थी? जो औरत किसी मर्द से प्यार करती है वो उसे आसानी से कैसे भूल सकती है, खासकर जब उसने उसे अपना सब कुछ दे दिया हो। उसे भूलना बहुत मुश्किल था। अभय ने रूपा की बेबस शक्ल देखकर उसका पीछा करना चाहा। वो उसे गले लगाकर सांत्वना देना चाहता था, लेकिन शालिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हस्बैंड, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? शालिनी ने गुजारिश भरे लहजे में कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे बहुत डर था कि उसका हस्बैंड रूपा के पीछे चला जाएगा। अगर अभय रूपा के पीछे गया तो इसका मतलब था कि उसके दिल में रूपा उससे ज्यादा अहम थी। इसलिए उसने अभय को रोक लिया। अभय शालिनी का पीला चेहरा और गुजारिश भरी शक्ल देखकर रुक गया। उसने एक औरत को पहले ही दुख दिया था। क्या अब वो दूसरी औरत का दिल दुखाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। अभय अपनी जगह पर खड़ा रहा और रूपा का पीछा नहीं किया, लेकिन उसका दिल दर्द से भरा था। वो सिर्फ एक औरत का साथ दे सकता था। दूसरी औरत का दिल तोड़ना उसकी किस्मत थी। हां, उसके दिल में शालिनी ज्यादा अहम है। उसने मेरा पीछा भी नहीं किया। लगता है मुझे उसे सचमुच भूल जाना चाहिए। रूपा का चेहरा और पीला पड़ गया और उसकी मुस्कान में कड़वाहट और गहरी हो गई। रूपा सिन्हा हॉल के बीच में गई और माइक में बोली, गैदरिंग खत्म हो गई है, अब सबके लिए जाने का वक्त है। ये बोलकर वो अकेलेपन भरे चेहरे के साथ हॉल से निकल गई, बिना बर्नार्ड और बैरन स्मिथ को बाय किए। अपनी मासराती में बैठकर उसने अपना खूबसूरत चेहरा स्टीयरिंग व्हील पर रखा और फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं की झड़ी लग गई। वो बहुत उदास थी। उसे पता था कि अब वो और अभय कभी साथ नहीं हो सकते। उसकी शादी हो चुकी थी और वो उनके रिश्ते में तीसरी औरत नहीं बनना चाहती थी। कभी प्रेमी थे, अब अजनबी। वो और अभय अब साथ नहीं रह सकते। उसने उसे भूलने का फैसला किया। वो सिटी छोड़कर नवद्वीप वापस जाने वाली थी। इस जगह ने उसे सिर्फ दुख दिया था। वो यहां और नहीं रुकना चाहती थी। पहले उसका प्लान था
कि अभय के साथ एक महीना डेट करने के बाद वो घर लौटेगी और उस घटिया जय वशिष्ठ से शादी कर लेगी। लेकिन अब उसे पहले ही जाना होगा। पूर्वांचल शहर में अब उसके लिए कुछ खास नहीं बचा था। बैंक्वेट हॉल में रूपा के ऐलान के बाद लोग जाने लगे। चूंकि रूपा पहले निकल गई थी, इसलिए सबको अलविदा कहने की जिम्मेदारी फूस सिन्हा पर आ पड़ी। बर्नार्ड और स्मिथ अभय के पास बिजनेस की बात करने आए। वुल्फ किंग, मैंने कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट बुक कर ली है। हम फ्रांस के लिए निकल सकते हैं, बर्नार्ड ने सावधानी से कहा, क्योंकि अभय उदास लग रहा था। अभय ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, कल सुबह एयरपोर्ट पर मिलते हैं। भले ही यह उसके लिए दुख भरा दिन था, लेकिन उसे पता था कि बर्नार्ड का बिजनेस बहुत जरूरी है। बर्नार्ड का पिता अभी बेहोश था, उसकी मदद की जरूरत थी। एक झटके में वो शालिनी के साथ हॉल से निकल गया। दोनों के दिमाग में ढेर सारे ख्याल चल रहे थे। दोनों खुश नहीं थे, इसलिए चुपचाप चले। घर तक की पूरी राइड में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। मैशन नंबर 13 ड्राइंग रूम में, अपनी मैशन के ड्राइंग रूम में वो सोफे पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। सोच रहे थे कि क्या कहें। तुम्हें रूपा सिन्हा पसंद है? शालिनी ने अचानक पूछा, जिससे अभय चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि इसका जवाब क्या दे। मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो, शालिनी ने आगे कहा। क्योंकि अभय चुप रहा। शालिनी स्मार्ट थी, उसे आसानी से पता चल गया कि अभय को रूपा पसंद थी, और ये कि रूपा भी उसे पसंद करती थी। ये बात शालिनी को अंदर ही अंदर खटक रही थी। अभय उसका प्यार था, उसका मर्द, और उसके किसी और औरत को पसंद करने से कोई भी औरत नाराज हो जाएगी। शालिनी कंजर्वेटिव थी, एक पत्नीव्रत में यकीन रखती थी, इसलिए उसे ऐसे मर्दों से नफरत थी जो एक साथ कई लोगों के लिए फीलिंग्स रखते थे। मेरी वाइफ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूं, अभय ने उसका ठंडा चेहरा देखकर जल्दी से कहा। उसके दिल में ना सिर्फ शालिनी थी, बल्कि रूपा भी थी। लेकिन वो जानता था कि शालिनी के सामने रूपा की बात नहीं करनी चाहिए। उसे पता था कि शालिनी ठंडी मिजाज की है और मर्दों से डील करना उसे पसंद नहीं था। उनके साथ आने के बाद यह थोड़ा बेहतर हुआ था। अब वो उसे गले लगाने और किस करने देती थी। उसे डर था कि अगर शालिनी गुस्सा हो गई तो वो फिर से पहले वाली आइस क्वीन बन जाएगी। उनके साथ बिताया सारा वक्त बेकार चला जाएगा। रूपा के मसले को वो अभी डील नहीं कर पाया था। आखिर ये उसका पहला मौका था ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने का। तुम झूठे, हमेशा मीठी मीठी बातें करके मुझे खुश करते हो, शालिनी ने शर्माते हुए जवाब दिया। उसकी बात से खुश थी। मेरी वाइफ, मेरे दिल में तुम हमेशा सबसे खूबसूरत हो, अभय ने अपनी चिकनी बातें शुरू की और थोड़ी देर में शालिनी को खुश कर दिया। डियर, तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए, कल सुबह तुम्हें फ्रांस जाना है, शालिनी ने मुस्कुराकर कहा और दूसरी मंजिल के बेडरूम की तरफ चली गई। रूपा वाली बात ने उसे थोड़ा परेशान किया था। भले ही उसने अभय को माफ कर दिया था, इसलिए उसे गोद में उठवाने की बजाय वो खुद ऊपर चली गई। अभय ने कड़वी मुस्कान दी, उसे भी बेचैनी थी। वो अपने बेडरूम की तरफ गया। उसे पता था कि उसने आज रूपा का दिल पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन क्या वो सचमुच दोषी था? पूरी तरह उसकी गलती नहीं थी। आखिर वो शालिनी का हस्बैंड था। अगर वो शालिनी को छोड़कर रूपा के पीछे चला जाता तो शालिनी का दिल टूटता। 2 औरतों में से एक का दिल तो टूटना ही था। वो बेड पर लेटा और जल्दी नींद में चला गया। सपने में उसने 2 औरतों को देखा। उनके चेहरे बार बार बदल रहे थे। जब वो शालिनी को पकड़ता, रूपा नाराज हो जाती, और जब रूपा को, तो शालिनी। सपने में वो दोनों के बीच उलझा रहा। उसी वक्त चतुर्वेदी फैमिली के हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में 3 लोग बैठे थे। बाई तरफ वाला औसत कद का था, चेहरा हल्का पीला, आंखों में ताकत की चमक। तेंदुए की खाल का कोट पहने वो था लेपर्ड किंग, लेपर्ड कॉन्टिनेंट से। दाई तरफ छोटा कद, छोटी आंखें, गहरा रंग, हाथ में चमकता खंजर लिए, वो था रैट किंग, रैट कॉन्टिनेंट से। बीच में सबसे लंबा आदमी बैठा था। ऊंची नाक, सुनहरे थोड़े करली बाल, टोन बॉडी, ताकत का एहसास। वो था टाइगर किंग, टाइगर कॉन्टिनेंट से। टाइगर किंग, तुम सचमुच शालिनी को किडनैप करना चाहते हो? लेपर्ड किंग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। हां, मैंने रिसर्च की है। शालिनी वुल्फ किंग की वाइफ है। वुल्फ किंग उसे बहुत प्यार करता है, टाइगर किंग ने हाथ में 2 स्टील की गोलियां घुमाते हुए ठंडे लहजे में कहा। रैट किंग ने सोचकर कहा, हम अपने कॉन्टिनेंट्स के किंग्स हैं। एक औरत को किडनैप करना, यह हमारे लिए थोड़ा छोटा काम नहीं है। उसे शालिनी को किडनैप करने का आइडिया पसंद नहीं था। भले ही उसे वुल्फ किंग से नफरत थी, लेकिन वो औरत को किडनैप करके बदला नहीं लेना चाहता था।
रैट किंग, तुम्हारी हिम्मत अभी भी उतनी ही छोटी है। तभी 7 किंग्स में तुम आखिरी हो, लेपर्ड किंग ने तिरस्कार के साथ कहा। उसकी बात से रैट किंग भड़क गया। लेपर्ड किंग, तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े हो? जाओ ना, वुल्फ किंग को मार दो। पूर्वांचल शहर में इतना वक्त बिताया, अंधेरे में छुपने के अलावा तुमने क्या किया? दोनों की बहस से टाइगर किंग भी गुस्सा हो गया। लेपर्ड किंग, रैट किंग, चुप क्यों नहीं हो जाते? मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैं कहूं कि वुल्फ किंग को मार दो तो क्या तुम उसका मुकाबला कर सकते हो? उसकी बात ने दोनों को चुप कर दिया। वो जानते थे कि वुल्फ किंग सातों में नंबर 1 था। एक एक की फाइट में स्किल्स के हिसाब से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो खुद मौत को बुलावा देंगे अगर उसे चैलेंज किया। हाँ, हमें से कोई भी उसे नहीं हरा सकता। तो बस एक ही रास्ता है, शालिनी को किडनैप करो और जाल बिछाओ। हम उस पर बम बांध सकते हैं, उसे पहाड़ों में लुभा सकते हैं और वहां मार सकते हैं। टाइगर किंग ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी योजना बताई। लेकिन टाइगर किंग, वुल्फ किंग अभी पूर्वांचल शहर में है। वो शालिनी की हिफाजत जरूर करेगा। हम उसे किडनैप करके जाल बिछाने का वक्त कैसे पाएंगे? रैट किंग ने सोचकर अपनी चिंता जताई। टाइगर किंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिक्र मत करो, वो कल सुबह 7 बजे फ्रांस के लिए निकल रहा है, बर्नार्ड के पिता को बचाने। तभी हम शालिनी को किडनैप करेंगे और सब सेट करेंगे। टाइगर किंग काफी वक्त से पूर्वांचल शहर में अंडरग्राउंड था। उसने अभय के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई थी और अपने आदमियों से अभय के फ्रांस में दोस्तों के लिए मुसीबत खड़ी करवाई थी। उसे पता था कि वुल्फ किंग बर्नार्ड के बहुत करीब है, इसलिए उसने बर्नार्ड के पिता को जहर दिलवाया। जैसे ही बर्नार्ड का पिता जहर का शिकार हुआ, उसे वुल्फ किंग की मदद लेनी पड़ी। वुल्फ किंग के फ्रांस जाने का मौका ही टाइगर किंग का मौका था। उसे पता था कि उसकी स्किल्स वुल्फ किंग से कम थी। जीतने का एकमात्र रास्ता था कि अभय को शहर से बाहर भेजा जाए, शालिनी को किडनैप किया जाए और वुल्फ किंग को जाल में फंसाया जाए। अगले दिन अभय सुबह 6 बजे उठा। सर्दी की सुबह, सूरज निकलने से पहले हवा में ठंड और हल्की धुंध थी। उसने बर्नार्ड से वादा किया था कि आज सुबह 7 बजे वो फ्रांस जाएगा बर्नार्ड के पिता का इलाज करने। इसलिए वो 6 बजे उठा ताकि नाश्ता कर सके। अभय ड्राइंग रूम से गुजरता हुआ किचन में गया, कुछ खाने की तलाश में, लेकिन वहां कोई पहले से खाना बना रहा था। शालिनी आज सुबह 5 बजे उठ गई थी। पहली बार इतनी जल्दी। उसका चेहरा बर्फ सा गोरा, जेड सा चमकदार था। सफेद पजामा में उसकी खूबसूरत फिगर कमाल लग रही थी। शालिनी ने पानी उबाला और पोच्ड एग बनाने की तैयारी की। यह उसका पहला मौका था पोच्ड एग बनाने का, और किसी मर्द के लिए खाना बनाने का भी। अरे रुको, यह दूसरा मौका था। पिछली बार जब अभय घायल हुआ था, तब शालिनी ने उसके लिए तुलसी का काढ़ा बनाया था, जो ज्यादा पककर खराब हो गया था। इस बार शालिनी ने उस गलती से सीखा और बर्तन में ढेर सारा पानी डाला, फिर अंडे डाले। लेकिन अब इतना पानी था कि अंडे बिखर कर एक फ्लावर्स बन गए। बर्तन में एक फ्लावर्स देखकर शालिनी की आंखें भर आई। उसका खूबसूरत चेहरा उदास हो गया। उसे पता था कि अभय को 7 बजे फ्रांस जाना है, इसलिए वो जल्दी उठी। अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल नाश्ता बनाना चाहती थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो फिर फेल हो जाएगी। पिछली बार कम पानी की वजह से तुलसी का काढ़ा जल गया था। इस बार ज्यादा पानी ने पोच्ड एग को एक फ्लावर्स बना दिया। शालिनी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो निराश थी। हनी, तुम क्या बना रही हो? अभय शालिनी के पास गया, मुस्कुराते हुए पूछा। अभय की बात सुनकर शालिनी शर्मा गई। थोड़ा झेंपते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए पोच्ड एग बनाने वाली थी। पोच्ड एग? वाह, मजेदार चीज। अभय को पोच्ड एग बहुत पसंद थे। वो मुस्कुराया और उम्मीद से बर्तन की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ आधा बर्तन उबला पानी और स्टेनलेस स्टील के बर्तन में एक फ्लावर्स दिखे। वो थोड़ा हैरान रह गया। ये पोच्ड एग थे? नहीं, ये तो एक फ्लावर्स थे। अभय को समझ नहीं आया कि शालिनी को कैसे डिस्क्राइब करे। सच कहें तो शालिनी खूबसूरत थी, स्मार्ट थी, हिम शिखर कॉर्पोरेशन की सीईओ थी। वो चार्मिंग और टैलेंटेड थी, लुक्स और दिमाग दोनों थे। लेकिन उसकी कुकिंग स्किल्स, हल्के में कहें तो, बहुत खराब थी। अभय को लगता था कि कुकिंग के मामले में कोई भी औरत शालिनी से बेहतर होगी। पुरानी कहावत सही थी, हर दाने में काला होता है। कोई परफेक्ट नहीं होता। भगवान ने शालिनी को खूबसूरती और दिमाग दिया, लेकिन कुकिंग स्किल्स छीन लिए। डियर, क्या मैं बेवकूफ हूं? अभय को चुप देखकर शालिनी ने डरते डरते पूछा। उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो कितनी अनाड़ी है, अभय की वाइफ होकर भी खाना नहीं बना सकती। इतना आसान काम, पोच्ड एग,
वो भी उसके हाथों एक फ्लावर्स बन गया। मैं फेल हूं। उसने आ भरी। शालिनी, तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं। कम से कम तुम्हें पता है कि पहले पानी उबालना है, फिर अंडे डालने हैं, ठंडे पानी में नहीं। अभय ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। अभय की तसल्ली से पहले शालिनी ठीक थी, लेकिन उसकी बात सुनकर वो और शर्मा गई। क्या? ठंडे पानी में अंडे कौन डालता है? किंडरगार्टन के बच्चे भी ये जानते हैं। फिर शालिनी ने माना कि उसे सचमुच कुकिंग का टैलेंट नहीं है। उसकी कुकिंग स्किल्स जीरो थी। शालिनी अमीर घर में पैदा हुई थी। उसे छोटी राजकुमारी की तरह रखा गया था। उसकी नैनी खाना बनाती थी और उसकी मम्मी ने उसे कभी खाना बनाने नहीं दिया, इसलिए उसने कभी कुकिंग नहीं सीखी। उसके लिए खाना बनाना कंपनी मैनेज करने से भी मुश्किल था। फिर भी वो सुबह जल्दी उठी और अभय के लिए नाश्ता बनाने की कोशिश की। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना चाहती थी, लेकिन खराब कर दिया। प्लीज गुस्सा मत होना, शालिनी ने सिर झुकाकर कहा, जैसे कोई स्कूल स्टूडेंट जिसने गलती की हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हनी, तुम सुबह 5 बजे उठीं और मेरे लिए खाना बनाया। मैं बहुत टच्ड हूं। मैं तुम पर गुस्सा कैसे हो सकता हूं? अभय उसके पास गया, हंसा और उसे गले लगा लिया। अभय सच कह रहा था। वो सचमुच बहुत टच्ड था कि शालिनी सर्दी की ठंडी सुबह 5 बजे उठकर उसके लिए खाना बनाने की कोशिश की। एक औरत जो ठंड सहकर सुबह जल्दी उठे और किसी मर्द के लिए खाना बनाए, वो उससे बहुत प्यार करती है। ये जरूरी नहीं कि खाना अच्छा बने। शालिनी को अभय की बाहों में गर्माहट और सुकून मिला। उसने सिर उठाकर पूछा, डियर, तुम फ्रांस में कितने दिन रहोगे? मैं सचमुच तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। शालिनी की आंखों में लगाव और नरमी देखकर अभय को उसके प्यार की गर्माहट महसूस हुई। ऐसी औरत का ध्यान रखना अच्छा लगता था। 2 दिन, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, अभय ने नरमी से कहा। पूर्वांचल शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस, फ्रांस तक 12 घंटे लगते हैं और आने जाने में 24 घंटे। ये 1 दिन हुआ। उसे बर्नार्ड के पिता का इलाज करने में 1 और दिन लगेगा, यानी कुल 2 दिन। 2 दिन? इतना लंबा वक्त। मैं तुम्हें मिस करूंगी। शालिनी नहीं चाहती थी कि अभय जाए। अब वो अभय के बिना 1 दिन भी नहीं रह सकती थी। शालिनी को नहीं पता था कि वो अभय से प्यार करने लगी थी। इसे प्यार कहते हैं। जब कोई औरत किसी मर्द से प्यार करती है तो वो दिन रात उसके बारे में सोचती है और हर दिन उसके साथ बिताना चाहती है। डियर, मैं फिर से पोस्ट 1 बनाती हूं। कोई बात नहीं, हमारे पास वक्त कम है। मैं इन 1 फ्लावर से खुश हूं, लेकिन ये 1 फ्लावर्स बिखर गए हैं। इतने पानी में स्वाद नहीं आएगा। कोई बात नहीं, तुमने बनाया है, मुझे पसंद है। अभय ने मुस्कुराकर एक बाउल में 1 फ्लावर्स भरे और खा लिए। 1 फ्लावर सूप का स्वाद वाकई अच्छा नहीं था, लेकिन शालिनी ने इसे पूरे दिल से बनाया था, इसलिए अभय ने इसे पूरा खा लिया। वो उसकी मेहनत और प्यार बर्बाद नहीं करना चाहता था। हनी, मुझे जल्दी निकलना है, चलो 1 फ्रेंच किस करते हैं। अभय ने हल्के से मुस्कुराकर शालिनी की पतली कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वो कमर नरम और मुलायम थी, जैसे रुई। बैड बॉय, ये किचन है। शालिनी का खूबसूरत चेहरा पके सेब सा लाल हो गया। उसकी चमकती आंखें आसमान के तारों सी थी। मुझे किचन पसंद है। अभय ने उसके चेरीलाल होठों को चखने के लिए अपना मुंह बढ़ाया। नरम, मीठा और स्वादिष्ट, जैसे डव चॉकलेट। ओह, कितना शरारती लड़का किचन में मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। शालिनी ने अपने छोटे से मुंह से शिकायत भरी आवाज निकाली, लेकिन अभय को किस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। अभय ने उसे लंबे वक्त तक किस किया और तब छोड़ा जब उसे लगा कि शालिनी की सांसें रुकने वाली हैं। हाफ। शालिनी को उसकी बाहों से निकलते ही सांस लेनी पड़ी। उसे एक पल के लिए दम घुटने का एहसास हुआ। शालिनी को लगा कि अभय के किस करने से उसके होंठ सूज गए। उसने शीशे में देखा और सचमुच उसके नाजुक चेरी होंठ सूजे हुए थे। वो उदास हुई और अभय को घूरने लगी। अरे यार, 6:30 बज गए। तुम्हें किस करने में टाइम निकल गया। अब प्लेन छूटने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। अभय ने दीवार पर लगी घड़ी देखी और चिल्लाया, डियर, चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूं। शालिनी को भी पता था कि वक्त कम है। उसने अभय को जल्दी चलने को कहा। शालिनी बेडरूम में गई, सफेद बिजनेस सूट पहना और फिर अभय को अपनी BMW से पूर्वांचल शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले गई। जब अभय एयरपोर्ट पहुंचा, बर्नार्ड और स्मिथ वहां उसका इंतजार कर रहे थे। योर हाइनेस वुल्फकिंग, तुम आखिरकार आ गए। बोर्डिंग का टाइम हो गया है। प्लेन जल्दी टेक ऑफ करेगा, बर्नार्ड ने चिंता भरे लहजे में कहा। उसका पिता अभी भी कोमा में था। अभय की मदद की जरूरत थी।
अभय ने सिर हिलाया और बर्नार्ड व बैरन स्मिथ के साथ प्लेन की तरफ बढ़ा। डियर, मैं तुमसे प्यार करती हूं, जल्दी वापस आना। शालिनी ने अपनी गोरी उंगलियां हिलाकर अलविदा कहा। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। यह पहली बार था जब वो अभय से अलग हो रही थी। उसे बहुत दुख और उदासी महसूस हो रही थी। अभय को बोर्डिंग करते देख उसका दिल टूट रहा था। फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। शालिनी के चेहरे पर आंसू देखकर अभय का दिल पिघल गया। उसने पीछे मुड़कर चिल्लाकर कहा। फिर वो बर्नार्ड और बैरन स्मिथ के साथ प्लेन में चढ़ गया। 10 मिनट बाद प्लेन ने उड़ान भरी और पेरिस, फ्रांस की ओर बढ़ा। मेरे डियर, मैं इन 2 दिनों में खाना बनाना जरूर सीखूंगी। जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाऊंगी। शालिनी ने आसमान में धीरे धीरे गायब होते प्लेन को देखा और खुद से बुदबुदाई। उसने तय किया कि इन 2 दिनों में वो कुकिंग सीखेगी ताकि अभय के लिए लजीज खाना बना सके। शालिनी तब तक BMW की ओर नहीं मुड़ी जब तक प्लेन पूरी तरह गायब नहीं हो गया। शालिनी कंपनी के लिए ड्राइव कर रही थी। रास्ते में एक बुक स्टोर दिखा तो उसने गाड़ी रोकी और अंदर चली गई। बुक स्टोर की मालकिन करीब 40 साल की थी, मिडिल एज्ड औरत। शालिनी को आते देख वो मुस्कुराई और बोली, हाय ब्यूटी, तुम्हें किस तरह की किताबें चाहिए? हेलो, मुझे कुकिंग की किताबें चाहिए। क्या आप कुछ रिकमेंड कर सकती हैं? शालिनी पहली बार वहां आई थी। उसे नहीं पता था कि कुकिंग के लिए कौन सी किताब अच्छी है, तो उसने मालकिन से सलाह मांगी। हमारे पास सबसे बेस्ट कुकिंग किताबें हैं। फूड एनसाइक्लोपीडिया, 100 वेज ऑफ नूडल्स, 100 राइस रेसिपीज, 100 हॉट डिशेज एंड कोल्ड डिशेज रेसिपीज वगैरह। मालकिन ने उत्साह से किताबें सुझाई। हाय, मैं पहली बार आई हूं। क्या आप मुझे कोई जनरल कुकिंग बुक रिकमेंड कर सकती हैं? ब्यूटी, क्या तुम अपने हस्बैंड के लिए कुकिंग कर रही हो? हाँ। वाह, तुम कितनी अच्छी वाइफ हो। आजकल कम ही औरतें अपने हस्बैंड के लिए कुकिंग किताबें खरीदती हैं। ये लो, मैं फूड एनसाइक्लोपीडिया रिकमेंड करती हूं। ये सबसे कंप्लीट बुक है। इसमें मेन डिशेज से लेकर हॉट और कोल्ड डिशेज की रेसिपीज हैं। मालकिन ने मुस्कुराकर शालिनी की तारीफ की। उसे लगा कि सामने वाली लड़की बहुत खूबसूरत है। उसने टीवी पर सेलिब्रिटी से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। उसका हस्बैंड कितना लकी होगा। ठीक है, मैं ये फूड एनसाइक्लोपीडिया लेती हूं। शालिनी ने मुस्कुराकर 100 रुपए दिए और किताब खरीद ली। वो कुकिंग सीखना चाहती थी ताकि अभय के लिए टेस्टी खाना बना सके। अब वो अभय की पूरी तरह फिक्र करने लगी थी और उसकी अच्छी वाइफ बनना चाहती थी। शालिनी कंपनी पहुंची और सीधे CEO ऑफिस में गई। पूरे दिन खाने के अलावा उसने फूड एनसाइक्लोपीडिया पढ़ने में वक्त बिताया। उसने काम के डॉक्यूमेंट्स तक नहीं देखे। फूड एनसाइक्लोपीडिया में मेन डिशेज, नूडल्स, राइस, फ्राइड और कोल्ड डिशेज की रेसिपीज डिटेल में थी। शालिनी ने आज कई डिशेज सीखी, जैसे टमाटर के साथ स्क्रैम्बल्ड एग्स, स्पाइसी एंड सॉर श्रेडेड पोटैटोज, विनेगर सॉस में ब्लैक फंगस और मैरिनेटेड ककड़ी। उसने फैसला किया कि काम के बाद सुपरमार्केट जाकर ये सब्जियां खरीदेगी और जो सीखा उसे प्रैक्टिस करेगी। इस तरह जब अभय वापस आएगा वो उसकी बनाई डिशेस चख सकेगा। अपने हस्बैंड को अपनी बनाई डिशेस खिलाने की सोचकर उसका दिल खुशी से भर गया। उधर हिम शिखर कॉर्पोरेशन के पार्किंग लॉट में एक काली मर्सिडीज में 4 लोग थे। टाइगर किंग, पैंथर किंग, रैट किंग और यंग मास्टर चतुर्वेदी, हर्ष चतुर्वेदी। टाइगर किंग, वुल्फ किंग पूर्वांचल शहर से चला गया ना? रैट किंग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। रैट किंग की बात सुनकर टाइगर किंग हल्के से मुस्कुराया। तुम कितने डरपोक हो। मुझे खबर मिली है कि वुल्फ किंग आज सुबह 7 बजे पूर्वांचल शहर से उड़ान भर चुका है। वो जल्दी फ्रांस पहुंचने वाला होगा। ये अच्छा है, जब तक वो पूर्वांचल शहर में नहीं है हम शालिनी को किडनैप कर सकते हैं, जाल बिछा सकते हैं और फिर उसका इंतजार कर सकते हैं। रैट किंग ने कातिलाना चमक के साथ कहा। टाइगर किंग ने रैट किंग की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने ड्राइव कर रहे हर्ष चतुर्वेदी से कहा, तुम शालिनी को जानते हो ना? बिल्कुल टाइगर किंग हाइनेस, मैं शालिनी को जानता हूं। हर्ष ने चापलूसी भरे चेहरे के साथ सम्मान से कहा। हर्ष चतुर्वेदी के फैमिली बिजनेस को टाइगर किंग का सपोर्ट था। उनकी कंपनी में टाइगर किंग का इन्वेस्टमेंट था। कह सकते हैं कि चतुर्वेदी के सारे बिजनेस पर टाइगर किंग का कंट्रोल था, इसलिए ये आदमी उसका मालिक था। अच्छा, ये बढ़िया है। जब शालिनी पार्किंग लॉट में आए हमें बताना, टाइगर किंग ने हर्ष चतुर्वेदी को देखकर कहा। जी टाइगर किंग हाइनेस, हर्ष ने बहुत सम्मान भरे चेहरे के साथ चापलूसी की। वक्त तेजी से बीता और देखते देखते शाम का रश आवर आ गया। शालिनी ने फूड एनसाइक्लोपीडिया बैग में डाला
और बाहर निकली। वो किराने की खरीदारी करने, कुकिंग प्रैक्टिस करने और अपने हस्बैंड के वापस आने का इंतजार करने वाली थी। पार्किंग लॉट में कदम रखते ही शालिनी को कुछ गलत लगा। एक काली मर्सिडीज बेंज सीधे उसकी तरफ आई। टाइगर किंग हाइनेस, वो सफेद बिजनेस सूट वाली खूबसूरत औरत शालिनी है। हर्ष चतुर्वेदी ने शालिनी की तरफ इशारा करके पीछे बैठे टाइगर किंग से कहा, क्या खूबसूरत औरत है। शालिनी का चमकदार चेहरा, गोरी त्वचा और कमाल की फिगर देखकर टाइगर किंग की आंखों में हैरानी चमकी। उसने सोचा भी नहीं था कि वुल्फ किंग की वाइफ इतनी खूबसूरत होगी। टाइगर किंग की आंखों में खुशी झलकी और उसने कहा, उसके पास गाड़ी रोक दो। टाइगर किंग के ऑर्डर पर हर्ष ने फटाफट मर्सिडीज ड्राइव की, शालिनी के पास रुकी और बोला, शालिनी, काफी वक्त बाद मिले। शालिनी का चेहरा गाड़ी में हर्ष चतुर्वेदी को देखकर बदल गया। उसने रुखाई से कहा, मुझे शालिनी मत बुलाओ, मैं तुमसे वाकिफ नहीं हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? शालिनी की बात सुनकर हर्ष की आंखों में गुस्सा चमका। इस औरत ने उसे नीचा दिखाने की हिम्मत की, उसे शालिनी बुलाने से मना किया। हाँ, देखता हूं तुझे पकड़ने के बाद क्या करता हूं। धड़ाम, टाइगर किंग ने दरवाजा खोला और तेजी से शालिनी की ओर बढ़ा। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? टाइगर किंग की खतरनाक शक्ल देखकर शालिनी को कुछ गलत लगा। उसने रुखाई से पूछा। सामने वाला मर्द लंबा चौड़ा था, करीब 1.9 मीटर, गोरी त्वचा, सुनहरे करली बाल और नीली आंखें। एक नजर में पता चल गया कि वो विदेशी है, जिसे शालिनी नहीं जानती थी। तुम्हें किडनैप करने आया हूं। और क्या? टाइगर किंग ने ठंडे लहजे में कहा। किडनैप की बात सुनकर शालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। वो फटाफट पीछे मुड़ी और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शालिनी मुड़ी, टाइगर किंग ने उसके सिर पर जोरदार वार किया। वो तुरंत बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले शालिनी को सिर्फ निराशा महसूस हुई। कमबख्त, मेरा किडनैप हो गया। हाँ, सोचा भाग जाओगी? टाइगर किंग ने ठंडी हंसी के साथ बेहोश शालिनी को गाड़ी में फेंका। बूम! हर्ष चतुर्वेदी ने कार की चाबी घुमाई। इंजन गरजा और गाड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट से निकलकर शालिनी को लेकर तेजी से भागी। 12 घंटे बाद प्लेन पेरिस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जैसे ही अभय सिंह प्लेन से उतरा, उसे अपने दिल में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वो कुछ बहुत जरूरी चीज खो रहा है। मेरा दिल इतना दुख क्यों रहा है? अभय ने अपना हाथ सीने पर रखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर मटर के दाने जितना पसीना बहने लगा। उसकी छठी इंद्रिय उसे कुछ बता रही थी। पूर्वांचल शहर में कुछ बड़ा हो रहा था। वुल्फ किंग हाइनेस, तुम ठीक हो? अभय का चेहरा पीला देखकर बर्नार्ड ने फिक्र से पूछा। उसके पास बैरन स्मिथ भी चिंतित था। वो ग्रुप के साथ पेरिस इसलिए आया था ताकि अभय बर्नार्ड के पिता को ठीक करे और उसे डेनमार्क की रॉयल फैमिली से मिलने का न्योता दे। प्रिंसेस मारिया उसे बहुत मिस कर रही थी। कुछ नहीं, चलो। अभय ने अपने सीने की मसाज की। दर्द थोड़ा कम हुआ। फिर वो बर्नार्ड के साथ प्लेन से नीचे उतरा, लेकिन दिल का दर्द अभी भी उसे परेशान कर रहा था। बेवजह ये दर्द क्यों हो रहा था? प्लेन के सामने सड़क पर एक काली रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी। ये गाड़ी बर्नार्ड के बटलर ने उन्हें पिक करने के लिए भेजी थी। अभय, बर्नार्ड और स्मिथ गाड़ी में बैठे, जो धीरे धीरे बर्नार्ड के मिशन की ओर बढ़ी। रास्ते में अभय ने कई लैंडमार्क्स देखे, जैसे एफिल टावर, आर्क डी ट्रायम्फ, लूवर म्यूजियम और नोटर डेम डी पेरिस। पेरिस की सड़कें बहुत साफ थी, कहीं कचरा नहीं। हवा ताजा और शुद्ध थी। सड़कों के किनारे वेस्टर्न स्टाइल की खूबसूरत इमारतें थी और सेक्सी ब्रुनेट्स की भीड़ सड़कों पर चल रही थी, जो एक यादगार नजारा था। 1 घंटे बाद रोल्स रॉयस पेरिस की सड़कों को पार कर बर्नार्ड के मैनर में पहुंची। बर्नार्ड का मैनर या रफी होटल पेरिस के ग्रामीण इलाके में था। इसका क्षेत्रफल 178 एकड़ था, जिसमें 103 एकड़ अंगूर का बाग था। मिट्टी की उर्वरता और लगभग परफेक्ट तापमान इसे अंगूर उगाने और वाइन बनाने के लिए आदर्श बनाता था। मैनर के अंदर दर्जनों यूरोपियन स्टाइल की खूबसूरत विला थी, जो बर्नार्ड के परिवार और रिश्तेदारों के लिए थी। जब रोल्स रॉयस पहली विला के पास रुकी, एक खूबसूरत महिला ने उनका स्वागत किया। मिस्टर बर्नार्ड, आप आ गए। मेरे पिता की हालत कैसी है? बर्नार्ड ने पूछा। यह महिला इस इलाके की हेडमिस्ट्रेस थी, जो सब कुछ संभालती थी, और बर्नार्ड के पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी की थी। मिस्टर बर्नार्ड, आपके पिता के मुंह से काला खून निकल रहा है। उनकी हालत बहुत खराब है, महिला ने जल्दी से कहा। क्या मेरे पिता इतनी जल्दी मरने वाले हैं? बर्नार्ड का चेहरा बदल गया और वो विला की ओर भागा।
अभय सिंह और बैरन स्मिथ उसके पीछे पीछे गए। उनका आज का मकसद बर्नार्ड के पिता को ठीक करना था। एक शानदार कमरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति बेड पर बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसके मुंह से काले खून की धार निकल रही थी। पापा, मैं वापस आ गया। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, बर्नार्ड ने अपने पिता की हालत देखकर रोते हुए कहा। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। जन्म से ही बर्नार्ड की मां नहीं थी और उसके पिता ने अकेले उसे पाला था। इसलिए अपने पिता की नाजुक हालत देखकर उसका दिल दुख रहा था। वुल्फ किंग हाइनेस, प्लीज मेरे पिता को बचा लो, बर्नार्ड ने अभय को सलाम किया। फिक्र मत करो, मैं उन्हें जरूर बचाऊंगा, अभय ने कहा। जैसे ही अभय कमरे में दाखिल हुआ, उसने बुजुर्ग के शरीर को देखना शुरू किया। काला चेहरा और काला खून देखकर साफ था कि उन्हें जहर दिया गया था। यह कौन सा जहर था, इसके लिए उसे और जांच करनी थी। अभय बुजुर्ग के पास गया, उनकी कलाई पकड़ी और नब्ज टटोली। साथ ही वो शरीर के अलग अलग हिस्सों की प्रतिक्रिया समझने की कोशिश कर रहा था। वुल्फ किंग हाइनेस, मेरे पिता को क्या हुआ? उन्हें जहर दिया गया है। मेरे डायग्नोसिस के मुताबिक ये डैटूरा पॉइजनिंग है। क्या आप कह रहे हैं मेरे पिता को डैटूरा जहर दिया गया? हाँ, ये डैटूरा पॉइजनिंग है, अभय ने भौहें सिकोड़कर कहा। डायग्नोसिस के बाद उसे यकीन हो गया कि बुजुर्ग को डैटूरा जहर दिया गया था। उनके शरीर में जहर की मात्रा बहुत थी, जो उनके दिमाग तक पहुंच गया था, जिससे वो बेहोश हो गए थे। वुल्फ किंग हाइनेस, इसका इलाज है? बर्नार्ड ने उम्मीद भरी नजरों से अभय को देखा। उसकी आंखों में गहरी चाहत थी। फिक्र मत करो, हमें बस उनके शरीर से जहर निकालना है, फिर सब ठीक हो जाएगा, अभय ने मुस्कुराकर बर्नार्ड को तसल्ली दी। उसके लिए यह मुश्किल काम नहीं था। खटाखट अभय ने अपनी 9 सिल्वर सुइयां निकाली और 9 नीडल्स ऑफ हेवन लाइफ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बिजली की तेजी से बुजुर्ग के 9 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में सुइयां चुभाई। उस वक्त बुजुर्ग जहर की वजह से बेहोश थे, लेकिन सुइयां चुभते ही हैरानी की बात, उनके हाथ हल्के से हिलने लगे। उन्हें महसूस हुआ। बुजुर्ग के हाथ हिलते देख बर्नार्ड की आंखों में आखिरकार थोड़ी चमक आई। जहर की बड़ी मात्रा एक्यूपंक्चर पॉइंट्स की ओर बढ़ी। जब जहर एक जगह जमा हो गया, अभय ने फिर बिजली की तेजी से सारी 9 सुइयां निकाल ली। चुभन के छेदों से काले खून की धार बह निकली। ये काला खून वही जहर था जो बुजुर्ग के शरीर में था। थोड़ी देर में सारा काला खून निकल गया। बुजुर्ग के चेहरे की कालिमा कम हुई और वो गोरा होने लगा। खांसी खांसी, मैं कहाँ हूं? बुजुर्ग ने खांसते हुए आंखें खोली। उनके पीले चेहरे पर अब हल्का लाल रंग दिख रहा था। पापा, आप ठीक हो गए? बुजुर्ग को होश में देख बर्नार्ड बहुत खुश हुआ। बर्नार्ड, मुझे क्या हुआ था? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ? बुजुर्ग ने पूछा। उनकी याद में बस इतना था कि उन्होंने चाय का एक घूंट पिया और बेहोश हो गए। उसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता। पापा, आपको डैटूरा जहर दिया गया था। वुल्फ किंग हाइनेस ने आपको बचाया, बर्नार्ड ने अभय की ओर इशारा करते हुए उत्साह से कहा। वुल्फ किंग हाइनेस, थैंक यू। बुजुर्ग को वुल्फ किंग की पहचान पता थी और वो इसका मतलब भी समझते थे। बुजुर्ग उठकर अभय का शुक्रिया करना चाहते थे, लेकिन शरीर की कमजोरी की वजह से कितनी भी कोशिश कर लें, वो उठ नहीं पाए। हिलो मत, तुम्हारे शरीर से जहर अभी निकला है, तुम्हें अच्छे से आराम करना होगा, अभय ने जल्दी से उन्हें दबाकर कहा। चूंकि अभय ने बर्नार्ड के पिता को बचा लिया, सब बहुत खुश थे। बर्नार्ड ने जिद की कि वो सबके लिए खाना खिलाएगा। पास में बैरन स्मिथ भी खुश था। उसने कहा कि खाने के बाद वो अभय को डेनमार्क ले जाना चाहता है, रास्ते में प्रिंसेस से मिलने। रिंग। बातचीत के दौरान अभय का फोन अचानक बजा। उसने फोन निकाला और देखा, शालिनी का कॉल था। शालिनी का फोन? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? अभय ने जल्दी फोन उठाया और कहा, हनी, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? एक दिन अलग हुए और कॉल कर दिया। हाँ वुल्फ किंग, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं। फोन से एक मर्द की ठंडी आवाज आई। क्या? ये शालिनी गुप्ता की आवाज नहीं थी, ये तो किसी मर्द की आवाज थी। अभय सिन्हा का चेहरा उदास हो गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है। वो शालिनी का फोन था, फिर कोई मर्द उसे क्यों उठा रहा था? रुको, वो आवाज जानी पहचानी थी। अभय को याद आया कि उसने ये आवाज पहले कहीं सुनी थी। हाँ, ये टाइगर किंग था। उसे अचानक याद आया कि फोन पर यह आवाज टाइगर किंग की थी। टाइगर किंग के पास शालिनी का फोन कैसे? अभय का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने गंभीर लहजे में पूछा, टाइगर किंग, तुम्हारे पास शालिनी का फोन क्यों है? वुल्फ किंग,
तुम्हारी वाइफ मेरे पास है तो उसका फोन भी मेरे पास है, टाइगर किंग ने जवाब दिया। तुमने शालिनी को किडनैप किया? बिल्कुल सही। तुम्हारी वाइफ काफी खूबसूरत है, इतनी हसीन औरत का मरना अच्छा नहीं होगा। टाइगर किंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, अभय ने क्रूर आवाज में कहा। उसमें से कातिलाना गुस्सा झलक रहा था। उसके आसपास का माहौल इतना खतरनाक हो गया कि कमरे का तापमान ठंडा पड़ गया। बर्नार्ड और बाकी लोग डर गए, जैसे वो किसी मौत के देवता के सामने हो। वुल्फ किंग, मैं चतुर्वेदी हॉट स्प्रिंग विला में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम एक दिन के अंदर नहीं आए तो उसकी लाश दफनाने को तैयार रहो। टाइगर किंग ने बात खत्म करते ही फोन काट दिया। अभय ने कई बार कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन फोन अनअवेलेबल रहा, जिससे उसके दिल में गुस्सा और बढ़ता गया। टाइगर किंग, तुमने मेरी वाइफ को किडनैप करने की हिम्मत कैसे की? अभय के दिल में आग भड़क रही थी। वो बस टाइगर किंग का सिर उखाड़ना चाहता था। बर्नार्ड, मेरी वाइफ को टाइगर किंग ने किडनैप कर लिया है। प्लीज मेरे लिए एक प्लेन अरेंज करो, मुझे अभी पूर्वांचल शहर वापस जाना है। अभय ने ठंडे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर सिर्फ नफरत दिख रही थी। ठीक है योर हाइनेस, मैं अभी पेरिस एयरलाइन से कांटेक्ट करता हूं और आपके लिए फ्लाइट अरेंज करवाता हूं। बर्नार्ड को मसले की गंभीरता समझ आई। उसने फौरन एयरलाइन को कॉल किया। बर्नार्ड फ्रांस का अरबती था, उसकी दौलत अनगिनत थी। उसके पास पेरिस एयरलाइन के शेयर थे, इसलिए वो कम वक्त में पूर्वांचल शहर के लिए प्राइवेट फ्लाइट बुक कर सकता था। बर्नार्ड ने खुद अभय को पेरिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ड्रॉप किया। अभय इतनी जल्दी में था कि उसने बर्नार्ड को बाय किए बिना बोइंग 747 में चढ़ लिया। बर्नार्ड के रसूख की वजह से प्राइवेट फ्लाइट अरेंज करना आसान था। पूरा प्लेन सिर्फ अभय के लिए रिजर्व था। अभय प्लेन की खिड़की से बादलों को देख रहा था, लेकिन उसका दिल शालिनी के साथ उलझा था। उसे डर था कि शालिनी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो खुद को कभी माफ नहीं करेगा। वो जिंदगी भर खुद को दोष देगा। उसे पता था कि शालिनी का किडनैप होना उसकी वजह से था। ये उसकी गलती थी। टाइगर किंग उसका दुश्मन था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि शालिनी इसमें फंसेगी। उधर चतुर्वेदी हॉट स्प्रिंग विला में। हॉट स्प्रिंग विला पहाड़ की आधी ऊंचाई पर था, जहां 1000 वर्ग मीटर का विशाल घर बना था। घर के सामने एक बड़ा हॉट स्प्रिंग था। शालिनी को रस्सियों से बांधकर एक बीम से लटकाया गया था। उसके शरीर पर एक बम बंधा था। उसका चेहरा बहुत पीला था। वो एक दिन से वहां लटकी थी। वो थक चुकी थी, भूखी थी। उसकी आंखों में सिर्फ उदासी और खामोशी थी। उसे लग रहा था कि वो अब और नहीं सह सकती। वो अभय को बहुत मिस कर रही थी। उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि मरने से पहले उसे एक बार देख ले। बीम के नीचे टाइगर किंग, पैंथर किंग, रैट किंग और हर्ष चतुर्वेदी थे, जो सोफे पर बैठकर ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। योर हाइनेस टाइगर किंग, मुझे शालिनी का थोड़ा फायदा उठाने दो ना? हर्ष चतुर्वेदी ने चापलूसी भरे चेहरे के साथ टाइगर किंग से पूछा। यह सुनकर टाइगर किंग ने हर्ष को ठंडी नजर से देखा और कहा, तुमने सुना ना शालिनी ने क्या कहा? अगर तुमने उसे छुआ तो वो अपनी जुबान काटकर सुसाइड कर लेगी। अगर शालिनी मर गई तो हम वुल्फ किंग को कैसे लुभाएंगे? वुल्फ किंग टाइगर किंग का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसे मारने के लिए शालिनी परफेक्ट चारा थी। वो इस मौके को नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने हर्ष को शालिनी को छूने से मना किया। हर्ष को टाइगर किंग की बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसे समझ था कि अभी सबसे जरूरी अभय सिन्हा को मारना है। हर्ष चतुर्वेदी, वुल्फ किंग कभी भी यहां आ सकता है। तुम घर जाकर छुप जाओ, तुम यहां सिर्फ रुकावट बनोगे। टाइगर किंग ने उसे एक नजर देखकर कहा। उसे पता था कि हर्ष चतुर्वेदी एक आम इंसान है, जिसके पास कोई ताकत नहीं। उसे यहां रखना बेकार था। शालिनी यहां थी, अब उसका कोई काम नहीं था। ठीक है, मैं घर जा रहा हूं। उम्मीद है आप एक बार में कामयाब हो। हर्ष ने अपनी शुभकामनाएं दी और चला गया। सच कहें तो हर्ष यहां रुकना नहीं चाहता था। वो जानता था कि वुल्फ किंग के आने पर जबरदस्त लड़ाई होगी। उसे लड़ना नहीं आता था। अगर उनकी लड़ाई में वो मर गया तो क्या मजाक होगा? हॉट स्प्रिंग विला छोड़ने के बाद हर्ष चतुर्वेदी पूर्वांचल शहर में चतुर्वेदी फैमिली के पास भागा। उसने एक सुरक्षित जगह ढूंढकर छुप गया। अब वो वुल्फ किंग के मारे जाने की अच्छी खबर का इंतजार करने लगा। उसे पूरा यकीन था कि टाइगर किंग, पैंथर किंग और रैट किंग के एक साथ हमले में अभय सिंह मर जाएगा। उसका वक्त आ गया था। 12 घंटे बाद बोइंग 747 पूर्वांचल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अभय जल्दी से प्लेन से उतरा, एक टैक्सी बुलाई और चतुर्वेदी हॉट स्प्रिंग विला की ओर चल पड़ा।
टाइगर किंग ने उसे बताया था कि शालिनी चतुर्वेदी हॉट स्प्रिंग विला में है, इसलिए वो बिना किसी शक के वहां जा रहा था। सुबह 8 बजे अभय हॉट स्प्रिंग विला पहुंचा। वो पहाड़ की आधी ऊंचाई तक दौड़ा। विला ने 4-5 हजार वर्ग मीटर जमीन घेरी थी। उसके सामने 2 मीटर ऊंचा सुनहरा दरवाजा था। धड़ाम, एक जोरदार आवाज के साथ अभय ने 2 मीटर ऊंचे दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। उसने सुनहरे दरवाजे पर एक बड़ा छेद भी कर दिया, जिससे उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। वुल्फ किंग आ गया। टाइगर किंग और बाकियों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनकी आंखों में सिर्फ उत्साह था। उन तीनों ने इसके लिए बहुत प्लानिंग की थी और अब वो पल आ गया। उन्हें वुल्फ किंग को मारकर सम्मान का ताज हासिल करना था। अभय का चेहरा विला के लॉबी में घुसते ही उदास हो गया जब उसने देखा कि शालिनी को रस्सियों से बांधकर बीम से लटकाया गया है। उसका प्यारा चेहरा बहुत पीला और बेजान हो गया था, क्योंकि उसे लंबे वक्त से खाना पानी नहीं मिला था। शालिनी को इतना कमजोर और पीला देखकर अभय का दिल दुखने लगा। गुस्सा उसकी नसों में दौड़ने लगा और कमरे का तापमान बढ़ गया, क्योंकि अभय से कातिलाना गुस्सा निकल रहा था। जो भी उसे रोकेगा वो आज मरेगा। हनी, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं, अभय ने चिल्लाकर कहा। उसकी पहली प्रायोरिटी थी कि शालिनी सुरक्षित हो। अभय की आवाज सुनकर शालिनी ने आंखें खोली। अपने हस्बैंड को कमरे में देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर उसे याद आया कि कमरे में 3 मास्टर्स हैं और उसके शरीर पर बम बंधा है। उसका चेहरा फिर उदास हो गया। ये एक जाल है, यहां से तुरंत निकल जाओ, शालिनी ने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखें फिक्र से भरी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो यहां मरे। शालिनी गुप्ता की भागने की बात सुनकर अभय सिन्हा का दिल छू गया। वो हर हाल में उसकी फिक्र करती थी। फिक्र मत करो डियर, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा, अभय ने दृढ़ नजरों से कहा। हाँ, ये तो मजेदार है। उसके शरीर पर ढेर सारे बम बंधे हैं, तुम उसे कैसे बचाओगे? टाइगर किंग ने ठंडे लहजे में मजाक उड़ाया। टाइगर किंग की बात सुनकर अभय का चेहरा और सख्त हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम नीच इंसान, अपनी दुश्मनी मुझसे निकालो। एक औरत को चारा मत बनाओ। वुल्फ किंग, तुमसे मुकाबला करने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं। तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए मैंने शालिनी को किडनैप करके तुम्हें जाल में फंसाया, टाइगर किंग ने जवाब दिया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, टाइगर किंग, तुम आज जरूर मरोगे। सचमुच? मैं तो भूल गया था। उसके बम में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। इतने कम वक्त में हम तीनों को हराना मुश्किल होगा ना? टाइगर किंग ने मजाकिया लहजे में कहा। उसने 10 मिनट का टाइमर इसलिए सेट किया था ताकि अभय घबरा जाए। जल्दबाजी में वो गलतियां करेगा और टाइगर किंग को मौका मिलेगा। टाइगर किंग, पैंथर किंग, रैट किंग, वाह, 7 किंग्स में से 3 मेरे लिए यहां आए। क्या शान है, अभय ने कमरे में तीनों किंग्स को देखते हुए कहा। उसकी आंखों से ठंडी चमक निकल रही थी। किंग्स होने के नाते वो एक दूसरे को जानते थे। अभय को सामने खड़े तीनों की पहचान पता थी। जाहिर है उनका रिश्ता अच्छा नहीं था। वो सबसे ताकतवर था, इसलिए बाकी सब उसे मारकर उसकी जगह लेना चाहते थे। वुल्फ किंग, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया, रैट किंग ने उदास चेहरे के साथ कहा। उसकी उल्टी तिकोनी आंखें नफरत से भरी थी। उसका एक दांत गायब था, जो अभय ने पहले तोड़ा था। अभय ने उसे एक नजर देखकर तंज कसा। हारने वालों को मुझसे बात करने का भी हक नहीं। रैट किंग का चेहरा और स्याह पड़ गया। अभय की बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। पिछले साल वुल्फ किंग ने उसे हराया था और उसका एक दांत तोड़ दिया था। ये शर्मिंदगी उसे जिंदगी भर याद रहेगी। उसने कसम खाई थी कि वो वुल्फ किंग को मारकर अपनी बेइज्जती धोएगा। चलो टाइगर किंग, पैंथर किंग, इस लड़के को मार डालो, रैट किंग ने ठंडे और गुस्सैल चेहरे के साथ कहा। चलो, टाइगर किंग, पैंथर किंग और रैट किंग ने एक साथ चिल्लाकर अभय की ओर दौड़ लगाई। तीनों किंग्स की ताकत जबरदस्त थी। उनके कदमों से सख्त फर्श की टाइल्स पर निशान पड़ रहे थे। एक ध्वनि विस्फोट के साथ वो तीर की तरह तेजी से अभय के सामने पहुंच गए। जोरदार आवाज के साथ टाइगर किंग ने अभय के सामने से मुक्का मारा। पैंथर किंग का दाया हाथ पैंथर के पंजे जैसा हो गया, जो उसकी साइड से खरोंच रहा था। रैट किंग सबसे नीच था। उसने एक खंजर निकाला और अभय की पीठ पर वार किया। रैट किंग जितना कायर था, उतना ही छुपकर हमला करने में माहिर। पीछे से वार करना उसकी फितरत थी। खंजर करीब 20 सेंटीमीटर लंबा था। इसकी नोक हरी चमक दे रही थी, जो साफ बता रही थी कि यह जहरीला है। 3 किंग ने 3 दिशाओं से अभय पर हमला किया,
जिससे उसका सारा रास्ता बंद हो गया। उनका मकसद था उसे एक झटके में मारना। संभलो डियर, शालिनी ने चिल्लाकर कहा। उसका चेहरा 3 किंग्स को एक साथ हमला करते देख बहुत पीला पड़ गया। उसके लिए ये तीनों बहुत नीच थे। वो किंग्स कहलाने के लायक नहीं थे, क्योंकि किंग्स जंग में धोखा नहीं देते। शालिनी को इस वक्त अभय की बहुत फिक्र हो रही थी। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसे लड़ना नहीं आता, वरना वो अपने हस्बैंड की मदद करती और इन नीच लोगों को सबक सिखाती। शालिनी को शांत करने के लिए अभय ने उसे भरोसे भरी नजर दी। अच्छा हुआ तुम लोग आए, अब दिखाओ तुम्हें कितना दम है। अभय ने हंसते हुए जोर से फर्श पर कदम मारा। उसका शरीर बिजली की तरह तेजी से बाई ओर हटा और उसने रैट किंग के पीछे से आए खंजर को चकमा दे दिया। रैट किंग भले ही सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन उसका जहरीला खंजर सबसे खतरनाक था। रैट किंग से बचने के बाद टाइगर किंग और पैंथर किंग सामने आ गए और हमले के लिए तैयार थे। चकमा देना नामुमकिन था, तो उसे जवाबी हमला करना पड़ा। हाँ, अभय ने जोर से चिल्लाकर अपना दाया मुक्का पूरी ताकत से मारा, जो टाइगर किंग के मुक्के से टकराया। उसी वक्त उसका बाया हाथ बाज के पंजे जैसा बन गया, जो पैंथर किंग के पंजे से भिड़ गया। धड़ाम धड़ाम 2 दबे लेकिन जबरदस्त आवाजों के बाद टाइगर किंग और पैंथर किंग दोनों पीछे हटे और अभय भी। 3 किंग्स के हमलों में से एक को चकमा दिया गया और 2 को पीछे धकेल दिया गया। अभय भी पीछे हटा, लेकिन साफ था कि कौन ज्यादा ताकतवर है। यह ड्रॉ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि 3 किंग्स ने मिलकर उस पर हमला किया था। कमाल है डियर, तुमने अकेले तीनों को हरा दिया। शालिनी का चेहरा फिर चमक उठा जब उसने देखा कि अभय ने ना सिर्फ हमला चकमा दिया, बल्कि तीनों को पीछे धकेल दिया। उसे सबसे ज्यादा डर था कि अभय 3 किंग से नहीं लड़ पाएगा और मर जाएगा, लेकिन अब वो निश्चिंत थी। अभय इतना अजेय था। हाँ, तुम सचमुच अजेय हो, तभी सारे किंग्स में तुम टॉप हो। हम तीनों ने मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, टाइगर किंग ने हंसकर कहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। पैंथर किंग और रैट किंग के चेहरों पर भी वही गुस्सा था। उन्हें खुशी थी कि उन्होंने शालिनी को किडनैप करके वुल्फ किंग को लुभाया, वरना वो उसका कुछ नहीं कर पाते। वो बहुत ताकतवर था। अगर अकेले लड़ना पड़ता तो तीनों में से कोई भी अभय का मुकाबला नहीं कर सकता था। वुल्फ किंग, हम जानते हैं तुम ताकतवर हो, तो क्या तुम्हारी वाइफ के बम में अब सिर्फ 9 मिनट बचे हैं? हाँ, अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने मरते देखना कैसा लगेगा? रैट किंग इतना नीच था कि उसने शालिनी का इस्तेमाल करके अभय का दिमाग भटकाने की कोशिश की। जैसा रैट किंग ने सोचा, उसकी बात सुनकर अभय का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें फिक्र से भरी थी और उसे गुस्सा चढ़ रहा था। अगर एक के खिलाफ लड़ाई होती तो अभय 10 मिनट में एक किंग को मार सकता था, लेकिन शालिनी को बचाने के लिए 3 किंग से एक साथ लड़ना मुश्किल था। स्विश, अभय ने बिना हिचकिचाहट के अपना लाइफ टेकिंग डैगर निकाला। यह डैगर 25 सेंटीमीटर लंबा था, पूरी तरह काला, नोक पर तेज और ठंडक भरा एहसास देता था। वो आम हालात में लाइफ टेकिंग डैगर नहीं निकालता था, ये उसका आखिरी हथियार था। सिर्फ बहुत खतरनाक स्थिति में वो इसका इस्तेमाल करता था। उस डैगर से सावधान टाइगर किंग कांप गया और जोर से बाकियों को चेतावनी दी। वुल्फ किंग का जानी दुश्मन होने के नाते वो उसे अच्छे से जानता था। उसे पता था कि लाइफ टेकिंग डैगर कितना खतरनाक है। इस डैगर से अनगिनत लोग मारे गए थे। एक बार वुल्फ किंग एक जंगली कबीले में घुसा था और इस डैगर से 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। तभी इसका नाम लाइफ टेकिंग डैगर पड़ा। अंधेरे की दुनिया में वुल्फ किंग और उसका लाइफ टेकिंग डैगर किसी के लिए भी बराबरी का मुकाबला नहीं थे। लाइफ टेकिंग डैगर बहुत खतरनाक है, अपने हथियार तैयार करो, टाइगर किंग ने पैंथर किंग और रैट किंग से कहा। उसका शरीर गहरे गुस्से और कड़वाहट से कांप रहा था। लाइफ टेकिंग डैगर का खौफ जानते हुए टाइगर किंग ने एक बायोनेट निकाला, जिसके दोनों किनारों पर खतरनाक ब्लेड थे। पैंथर किंग ने भी एक स्टील क्लॉ निकाला। रैट किंग के लिए उसका जहरीला खंजर ही पसंदीदा हथियार रहा। हर किंग का अपना हथियार था। जब कोई किंग हथियार उठाता था तो खून बहना तय था और कोई ना कोई मरेगा। आज की जंग के बाद एक किंग का अंत निश्चित था। चलो सब वुल्फ किंग को मार डालो, टाइगर किंग ने चिल्लाकर कहा और अपनी बायोनेट से अभय सिन्हा के दिल पर वार करने की कोशिश की। उसका इरादा अभय का दिल चीरकर उसे मारने का था। पैंथर किंग ने अपने स्टील क्लॉ से अभय की बाह खरोंचने की कोशिश की, जबकि रैट किंग ने अपने जहरीले खंजर से उसकी पीठ पर वार किया। तीनों का तालमेल गजब का था। उन्होंने एक साथ 3 दिशाओं से अभय पर हमला किया, जिससे उसे संभलने का मौका न मिले।
शालिनी गुप्ता का खूबसूरत चेहरा 3 किंग्स को हथियारों के साथ अभय पर हमला करते देख गुस्से से लावा भरे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो उन्हें मौत के घाट उतारना चाहती थी। कितने नीच थे वो। तीनों मिलकर उसके हस्बैंड पर हमला कर रहे थे, हथियारों के साथ। शालिनी को उनसे इतनी नफरत थी कि उसका माथा गुस्से से थरथरा रहा था। हमले आते देख अभय का चेहरा शांत रहा, लेकिन वो जवाबी हमले की सोच रहा था। 3 किंग्स में टाइगर किंग का हमला सबसे ताकतवर था, पैंथर किंग का सबसे तेज और रैट किंग का सबसे खतरनाक। अभय को साफ पता था कि सबसे बड़ा खतरा टाइगर किंग से नहीं, बल्कि रैट किंग से था। रैट किंग की शारीरिक ताकत कम थी, लेकिन उसके जहरीले खंजर को कम नहीं आंक सकते थे। उसका खंजर अगर जरा सा त्वचा खरोंच दे तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने फैसला किया कि पहले रैट किंग को मारेगा, फिर टाइगर किंग और पैंथर किंग को। अभय अचानक मुड़ा और रैट किंग की ओर लपका। उसके हाथ में लाइफ टेकिंग डैगर एक ठंडी चमक बनकर रैट किंग की गर्दन की ओर बढ़ा। अरे, वुल्फ किंग पहले मुझे मारना चाहता है। रैट किंग का चेहरा लाइफ टेकिंग डैगर को अपनी ओर आते देख पीला पड़ गया और बिना देर किए उसने अपने जहरीले खंजर को आगे बढ़ाकर वार किया। रैट किंग का लाइफ टेकिंग डैगर को अपने जहरीले खंजर से रोकने का आइडिया स्मार्ट था, लेकिन हकीकत क्रूर थी। खटाक, पल में जहरीला खंजर लाइफ टेकिंग डैगर से टकराते ही 2 टुकड़ों में टूट गया। यह नामुमकिन है, मेरा जहरीला खंजर शुद्ध लोहे से बना था, यह कैसे टूट सकता है? रैट किंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने अपना खंजर टुकड़ों में देखा। इस खंजर को बनाने के लिए उसने रैट कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े हथियार निर्माता से मदद ली थी, और यह बेहद तेज खंजर शुद्ध लोहे और दुर्लभ सामग्रियों से बना था। रैट किंग ने इस खंजर से अनगिनत लोगों को मारा था और आखिरकार किंग बना। उसकी सबसे खतरनाक हथियार को अभय ने तोड़ दिया। उसका शौक समझा जा सकता था। तुम इस कचरे को मेरे सामने दिखाने की हिम्मत कैसे करते हो? अभय ने तंज कसते हुए कहा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थी। लाइफ टेकिंग डैगर को अभय के मास्टर ने बनाया था। उनके मास्टर न सिर्फ अपनी ताकत के लिए मशहूर थे, बल्कि उनकी हथियार बनाने की कला भी बेजोड़ थी। लाइफ टेकिंग डैगर उनका बनाया एक अनमोल हथियार था। अभय के मास्टर ने बताया था कि इस डैगर में उल्कापिंड का अयस्क मिलाया गया था, जिसकी वजह से यह अजेय था और स्टील को मिट्टी की तरह काट सकता था। कोई भी हथियार इसके सामने टकराने पर टूट जाता था। इस खास डैगर ने अभय को रैट किंग के जहरीले खंजर से भिड़ने का हौसला दिया। जैसा उसने सोचा, इसने जहरीले खंजर को आसानी से तोड़ दिया। नरक में जा, रैट किंग, अभय ने चिल्लाकर कहा। उसके हाथ का डैगर एक कर्व्ड लाइन बनाकर बिजली की तरह रैट किंग की गले की ओर बढ़ा। बचाओ, टाइगर किंग, पैंथर किंग। अभय की आंखों में गुस्सा देख रैट किंग डर से चीखा। वुल्फ किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? टाइगर किंग ने चिल्लाकर अपनी बायोनेट से अभय की पीठ पर वार किया। उसी वक्त पैंथर किंग का स्टील क्लॉ उसकी बाह की ओर बढ़ा। रैट किंग की आंखों में खुशी चमकी जब उसने बाकी 2 किंग्स को अभय पर हमला करते देखा। उसे पता था कि अगर अभय चकमा देना चाहेगा तो उसे रैट किंग को छोड़ना पड़ेगा, वरना उसे चोट लगेगी। लेकिन अभय ने रैट किंग को आसानी से नहीं छोड़ा। यह इतना अच्छा मौका था, भले ही उसे चोट लगने की कीमत चुकानी पड़े, वो एक किंग को मारकर उनकी फॉर्मेशन तोड़ देगा। अभय समझ गया था कि टाइगर किंग उसका सबसे बड़ा खतरा है। उसने अपने शरीर को बाईं ओर मोड़ा ताकि टाइगर किंग का हमला चूक जाए, लेकिन उसकी बाह पैंथर किंग के हमले के सामने खुल गई, जिसकी उसे खास परवाह नहीं थी। तुम आज जरूर मरोगे, अभय ने गुस्से से जोर से चिल्लाया। उसके हाथ का लाइफ टेकिंग डैगर एक यमदूत की तरह रैट किंग के गले में घुसा और तुरंत बाहर निकला। फुहार, रैट किंग के गले से खून की धार फूटी। उसने अपने गले को हाथों से पकड़ा। उसका चेहरा डर से भरा था। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे मध्यम पड़ती गई और आखिरकार वो जमीन पर गिरा और उसकी सांसें रुक गई। एक जमाने का किंग, रैट कॉन्टिनेंट का रैट किंग, मर गया। फट, रैट किंग को मारते वक्त पैंथर किंग के पंजे ने अभय की बाह खरोंच दी। उसकी बाह के कपड़े फट गए और नीचे की त्वचा भी बुरी तरह खरोंच गई, खून से लथपथ हो गई। अभय ने रैट किंग को मार तो दिया, लेकिन उसकी बाई बाह घायल हो गई। कमबख्त, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। टाइमर देखकर अभय को एहसास हुआ कि वक्त बहुत कम है। मुझे 5 मिनट में टाइगर किंग और पैंथर किंग दोनों को मारना होगा, वरना मेरी वाइफ खतरे में पड़ जाएगी। चलो, अभय ने अपनी घायल बाह की परवाह किए बिना लाइफ टेकिंग डैगर को टाइगर किंग और पैंथर किंग की ओर ताना। रैट किंग के छुपकर हमले के बिना अब सब आसान लग रहा था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम,
उनके हथियारों के टकराने से जोरदार आवाजें गूंजती रहीं। भले ही अभय को 2 किंग से लड़ना था, वो फिर भी उन पर हावी था। टाइगर किंग और पैंथर किंग अब बचाव नहीं कर पा रहे थे। नरक में जा, पैंथर किंग। अभय ने एक मौका पकड़ा। उसने हमला चकमा दिया, फिर अपने लाइफ टेकिंग डैगर से पैंथर किंग का दिल चीर दिया। पैंथर किंग ने अपने स्टील क्लॉ से बचाव की कोशिश की, लेकिन वो लाइफ टेकिंग डैगर से टकराते ही 2 टुकड़ों में टूट गया। लाइफ टेकिंग डैगर के सामने कोई हथियार टिक नहीं सकता था। अभय ने पैंथर किंग के दिल में डैगर घूंपा और तुरंत बाहर खींच लिया। पैंथर किंग का शरीर जोर से गिरा। पैंथर कॉन्टिनेंट का पैंथर किंग मर गया। अब तुम्हारी बारी, टाइगर किंग। अभय ने लगातार 2 किंग्स को मार डाला। हवा में गुस्से की आग भड़क रही थी। फिर वो टाइगर किंग की ओर लपका। जब 3 किंग्स ने मिलकर हमला किया था, तब ड्रॉ हुआ था। अब सिर्फ टाइगर किंग बचा था, तो अभय के लिए कोई चुनौती नहीं थी। अभय ने अपने लाइफ टेकिंग डैगर से टाइगर किंग का हथियार छुड़ाया और फिर उसके सिर पर वार करने लगा। तुम मुझे नहीं मार सकते, वुल्फ किंग। टाइगर किंग का चेहरा बदल गया और उसने चिल्लाकर कहा, क्या मजाक है? तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया, मुझ पर हमला किया। मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? अभय टाइगर किंग की बात पर हंस पड़ा। वुल्फ किंग, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी वाइफ स्नेक किंग कैसियोपिया है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम मर जाओगे। स्नेक किंग कैसियोपिया, कभी सुना नहीं। मुझे लगता है तुम्हें अभी मार देना बेहतर है, अभय ने ठंडी हंसी के साथ कहा और अपने लाइफ टेकिंग डैगर से टाइगर किंग का सिर काट दिया। स्नेक किंग कैसियोपिया कौन थी? वुल्फ कॉन्टिनेंट लंबे वक्त से अभय के कंट्रोल में था और इतना अजय और जानकार होने के बावजूद उसने कभी स्नेक किंग का नाम नहीं सुना। कैसियोपिया तो दूर की बात। लगता था टाइगर किंग ने उसे डराने के लिए ये सब बनाया था। टाइगर कॉन्टिनेंट का टाइगर किंग मर गया। तीनों किंग्स अब मर चुके थे और जैसे ही ये खबर फैलेगी, दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। अंडरवर्ल्ड शायद इसकी वजह से गड़बड़ में पड़ जाएगा। कमबख्त, मेरी वाइफ का बम 30 सेकंड में फटने वाला है। अभय डर गया। उसकी आंखों में डर की चमक थी। 30 सेकंड में शालिनी गुप्ता का बम फट जाएगा। यह सोचकर अभय सिंह सचमुच घबरा गया। कमबख्त टाइगर किंग, उसने टाइमर क्यों सेट किया? अभय चाहता था कि टाइगर किंग जिंदा होता ताकि वो उसे एक बार और मार सके। सारे किंग्स का टॉप लीडर होने के नाते अभय सबसे ताकतवर किंग था। वो किसी को भी आसानी से मार सकता था, लेकिन उसे बम जैसी चीजों से डर लगता था जो इंसान के कंट्रोल से बाहर होती है, खासकर जब उसकी वाइफ इसमें फंसी हो। अगर शालिनी उसकी वजह से मर गई तो वो जिंदगी भर गिल्ट में जिएगा। वो उसका मरना देखने से बेहतर खुद मरना पसंद करेगा। स्विश, अभय ने अपना डैगर रस्सी की ओर फेंका। रस्सी कटते ही शालिनी नीचे गिरी। अभय आगे बढ़ा और अपनी बाहें फैलाकर उसे तुरंत पकड़ लिया। अब भाग जाओ डियर, बम अभी फटने वाला है। शालिनी बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने उसे जाने को कहा। अभय टस से मस नहीं हुआ। उसने डैगर उठाया और शालिनी की ओर दौड़ा, चिल्लाते हुए, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। अगर कुछ होगा तो हम साथ में मरेंगे। हम मरते वक्त भी साथ रहेंगे। ये सुनकर शालिनी की आंखें भर आई। उसका दिल छू गया। पुरानी कहावत है, मुसीबत में कोई जोड़ा साथ नहीं रहता। कितने लोग मौत के सामने अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं, ज्यादातर अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन अभय ने उसके साथ रहने का फैसला किया। शालिनी को अचानक एहसास हुआ कि अपने हस्बैंड के साथ मरना कितना रोमांटिक है। डियर, क्या तुम मुझे मरने से पहले किस कर सकते हो? शालिनी ने चाहत भरी आंखों से अभय को देखा। वो बस मौत से पहले उसका एक किस चाहती थी। उसे बहुत अफसोस था कि उसने अभय को अपनी वर्जिनिटी नहीं दी, वरना कोई पछतावा ना होता। उसने कसम खाई कि अगर वो इस बार बच गई तो वो उसे सब कुछ दे देगी। बेवकूफी मत करो, तुम नहीं मरोगी। अगर हम टाइमर की तार काट दें तो तुम सेफ रहोगी। अभय ने उसे शांत करने की कोशिश की। फिर उसके शरीर पर लिपटी 2 तारों को निकाला। एक तार लाल थी, दूसरी काली। अगर गलत तार काटी तो दोनों मर जाएंगे। डियर, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, शालिनी ने टाइमर देखते हुए कहा। उसका चेहरा और पीला पड़ गया। 9, 7, 6, 5। टिकटॉक टिकटॉक टाइमर की उल्टी गिनती के साथ अभय के पास फैसला करने का वक्त नहीं था। मुझे बेवकूफ मत बनाओ टाइगर किंग, अभय ने तंज कसते हुए कहा। फिर अपने डैगर से आखिरी सेकंड में दोनों तारें काट दी। शालिनी का चेहरा बदल गया जब उसने अभय को दोनों तारें काटते देखा। उसने क्राइम टीवी सीरीज देखी थी जहां डिमोलिशन एक्सपर्ट्स या तो लाल या काली तार काटते थे।
कोई दोनों तारे नहीं काटता था। बस अब जिंदगी खत्म। शालिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन जैसा उसने सोचा, मौत नहीं आई। उसने आंखें खोली और देखा कि टाइमर रुक गया था। वो आखिरी सेकंड में रुक गया। शालिनी हैरान थी, फिर खुशी से पागल हो गई। मैं नहीं मरूंगी। शालिनी को यह जानकर बहुत उत्साह हुआ कि वो जिंदा है। अगर जिंदा रहने का मौका हो तो कौन मरना चाहेगा? तुम कमाल हो डियर, मैं तुमसे प्यार करती हूं, शालिनी ने उत्साह से कहा। उसका प्यारा चेहरा लाल हो गया। वो अपने हस्बैंड के कारनामे से बहुत प्रभावित थी। ये यकीन करना मुश्किल था कि फिल्मों के उलट उसने दोनों तारे काटकर उसकी जान बचा ली। अभय ने नरम मुस्कान दी और टाइमर फेंक दिया। आखिरकार वो रिलैक्स कर पाया। उसे पता था कि टाइगर किंग उसे मारना चाहता था और उसके लिए आसान ऑप्शन नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि टाइगर किंग ने शायद डबल तारे यूज की होंगी, और वैसा ही हुआ। अभय की जबरदस्त ताकत के अलावा उसकी गजब की बुद्धिमानी भी थी, जो उसे टॉप किंग बनाती थी। डियर, मुझे बताओ, 3 किंग्स के अलावा और किसने तुम्हें किडनैप किया? अभय ने भौहें सिकोड़कर पूछा। उसे अभी की घटना में कुछ अजीब लगा। 3 किंग्स को पूर्वांचल शहर के बारे में ज्यादा नहीं पता था, फिर भी वो इतने वक्त तक उससे छुपे रहे। इसका एकमात्र मतलब था कि किसी ने उन्हें सुरक्षित जगह दी थी। अभय की बात सुनकर शालिनी का चेहरा गुस्से से भड़क उठा। उसने कहा, हर्ष चतुर्वेदी था। उसने और बाकियों ने मुझे किडनैप किया और उसने मेरे साथ छेड़खानी करने की भी कोशिश की। टाइगर किंग ने उसे रोका क्योंकि वो मुझे तुम्हें लुभाने के लिए यूज करना चाहता था। क्या? हर्ष चतुर्वेदी? चतुर्वेदी फैमिली का यंग मास्टर। अभय का गला गुस्से से जकड़ गया। उसे पता था कि चतुर्वेदी फैमिली पूर्वांचल शहर की बिग 4 में से एक थी, बहुत अमीर थी और अरबों की प्रॉपर्टी की मालिक थी। इसलिए उनके लिए 3 किंग्स को छुपाना मुश्किल नहीं था। अभय को और गुस्सा इस बात का आया कि हर्ष चतुर्वेदी ने शालिनी के साथ छेड़खानी की सोची थी। टाइगर किंग के प्लान की वजह से वो उसे छू नहीं पाया। तुम खत्म हो, हर्ष चतुर्वेदी। अभय की होंठ पतले हो गए और उसकी आंखें गुस्से से सिकुड़ गई। अभय ने शालिनी की कमर पर हाथ रखा और उसे गोद में उठा लिया। उदास चेहरे के साथ उसे बाहर ले गया। हम कहाँ जा रहे हैं डियर? शालिनी ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा। हर्ष चतुर्वेदी से इंसाफ मांगने, अभय ने ठंडे और दृढ़ लहजे में कहा। अभय सिर्फ हर्ष चतुर्वेदी से ही इंसाफ नहीं मांगेगा, चतुर्वेदी फैमिली भी नहीं बचेगी। चतुर्वेदी फैमिली की मदद के बिना उसकी वाइफ की ये हालत ना होती। चतुर्वेदी फैमिली ने ही उन्हें उसकी वाइफ को किडनैप करने का मौका और साधन दिए। अभय घर से बाहर निकला, हॉट स्प्रिंग विला में मिली एक कार में बैठा और शालिनी के साथ चतुर्वेदी फैमिली की ओर ड्राइव करने लगा। चतुर्वेदी फैमिली पूर्वांचल शहर की बिग 4 में से एक थी, जो सिटी के सबसे पूर्वी छोर पर थी। वहां एक शानदार और खूबसूरत घर था, जो 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह में फैला था। उसमें फैमिली का पिता और यंग मास्टर रहते थे। घर लग्जरी यूरोपियन स्टाइल का था, 3 मंजिला और 3 मीटर ऊंचा सुनहरा दरवाजा था। घर में 10 से ज्यादा हटे-कटे बॉडीगार्ड्स घूम रहे थे, सब काले कपड़ों में, जिनका काम फैमिली की सेफ्टी सुनिश्चित करना था। धड़ाम, सारे बॉडीगार्ड्स उस जोरदार आवाज की ओर मुड़े। वो हैरान थे कि 3 मीटर ऊंचा दरवाजा किसी ने आसानी से लात मारकर खोल दिया। दरवाजे पर एक कपल खड़ा था। मर्द हैंडसम था और औरत खूबसूरत। साफ था कि दरवाजा उस मर्द ने खोला था, क्योंकि उसका पैर अभी भी हवा में था। वो और कोई नहीं, अभय सिंह और शालिनी गुप्ता थे। कुछ गलत होने का एहसास होते ही सारे बॉडीगार्ड्स दरवाजे की ओर बढ़े। वो चतुर्वेदी फैमिली के बॉडीगार्ड्स थे और यंग मास्टर चतुर्वेदी की सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी थी। तुम कौन हो? चतुर्वेदी फैमिली का दरवाजा तोड़ने की हिम्मत कैसे की? लीड बॉडीगार्ड ने सांड की तरह गुस्से में पूछा। लीड बॉडीगार्ड करीब 1 मीटर 85 सेंटीमीटर लंबा था, जैसे रियल लाइफ का हल्क। उसकी बाहें मजबूत और मोटी थी, जो उसकी ताकत दिखा रही थी। हर्ष चतुर्वेदी को बाहर निकलने बोलो और मौत कबूल करें, अभय ने ठंडी आवाज में कहा। उसके हाथ पीछे थे।